नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। शोषण की कोई कहानी हो तो उसमें अनायास जो किरदार है वो पुरुष आक्रांता के रूप में और महिला जाहिर है कि एक ऐसे किरदार के तौर पर जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अभी तक तमाम जो कहानियां होती हैं वो इसी तरह की होती हैं और जाहिर है इसीलिए महिला सुरक्षा के लिहाज से हमारे कानूनों को जो बनाया गया है उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि ख़ास तौर पर जो महिलाएं संघर्ष कर अपना वजूद कायम करने की कोशिश कर रही हैं, समाज में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं अगर दे रहा है तो कानून उसके लिए खड़ा हो जाए और कानून उन्हें सुरक्षित रखे। लिहाजा हमारी कानून की जो व्यवस्था है उसमें एक झुकाव महिलाओं की तरफ है, ख़ास तौर पर क्रिमिनल लॉज में। ये बड़ा सीधा और सपाट मामला भारतीय जूरिस्प्रूडेंस में है और इसको लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं रही है। महिलाएं भुक्तभोगी होती हैं और बहुत से मामलों में इस तरह से देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर अत्याचार ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अत्याचार होते हैं, लेकिन क्या पुरुषों पर नहीं होते हैं? ये एक बड़ा सवाल बेंगलोर की उस घटना के बाद लोगों से पूछा जा रहा है जिसके तार जुड़े हुए हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश और समस्तीपुर बिहार से। एक ऐसे युवक की कहानी जिसके कंधों पर उम्मीदों का बोझ था, जिसके कंधों पर एक सपनों का संसार बसा हुआ था। अपने माँ बाप की औलाद, बड़ी औलाद, और उसकी कोशिश ये थी कि वो अपने माँ बाप को एक बेहतर ज़िंदगी दे। एक भाई भी था और सब कुछ बेहतर था जब तक कि उसके जीवन में प्रवेश उसकी पत्नी एक लड़की का नहीं हो जाता है। और ये ऐसे परिवार होते हैं अमूमन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार जो अपने बच्चों पर निवेश करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर। फिर बच्चे घरों से निकलकर दूर अनजाने शहरों में जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं, नौकरियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक सिरा हमेशा अपने घर पर जुड़ा होता है और बार बार उनकी कोशिश होती है कि मैंने जो भी अर्जित किया है उसका एक हिस्सा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने कुछ अर्जित किया है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने घर की तरफ देखें, उन्हें मदद करें, माँ बाप की जिम्मेदारी निभाएं और इस तरह से ये एहसास करते हैं वो कि जीवन में कुछ दूर तो चल के आए, कहीं तो पहुँच पाए हैं। दरअसल उस एहसास का ही ये नाम होता है जिसमें कि भाई और पिता के लिए, माँ के लिए वो लड़का जो बेंगलोर में या गुड़गांव में या हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर विदेशों में काम कर रहा होता है और महसूस करता है वो जुड़ाव जो जड़ों से उसको जोड़ती है और कहीं ना कहीं जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, फैमिली वैल्यूज़, उनको जीवित रखती है। लेकिन ये हर बार तो ऐसा नहीं होता है ना। अतुल सुभाष के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ। अतुल सुभाष सिर्फ 34 साल के थे और कानून के नज़रों में आरोपी, और बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश वो कर रहे थे कानून के सामने कि वो आरोपी नहीं हैं, वो निर्दोष हैं, या फिर मेरा दोष उतना ही है जितना कि उकसाने के बाद हो सकता है। लेकिन कानून, जैसे कि हम लोगों ने बात भी की, महिलाओं की तरफ झुका होता है और उसकी सज़ा मिली। उसकी सज़ा कोई अतुल सुभाष को पहली दफ़ा मिली हो ऐसा नहीं, पूर्व में भी कई अतुल सुभाष हुए हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे। अतुल सुभाष एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर सामने आए हैं जो सिस्टम की फेलियर और जुडिशरी में जो सुधार की ज़रूरत है उसको रेखांकित करने में सफल हुए हैं। अपने जीवन में अपने लिए जो कुछ नहीं कर पाए, शायद वो मौत में बहुत से लोगों के लिए कर जाएं। अतुल सुभाष की कहानी बड़ी छोटी है लेकिन उतनी ही गहरी और उतना ही दर्द देने वाली। एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का बिहार के समस्तीपुर से पढ़ाई लिखाई करके
वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ता है और कंप्यूटर साइंस के ज़रिए वो एआई टेक्निक्स में बेहतर करने लग जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी अच्छी नौकरी भी हो जाती है। और एक सामान्य घरों के लड़के जब वो दुनिया देखते हैं जिस दुनिया के बारे में केवल कल्पना किया करते थे, बेंगलोर की दुनिया जिसमें कि बहुत सी चीज़ें आपको विदेश की तरह दिखाई पड़ती हैं, तो तारतम्य बैठाना उनके लिए अपने आप में हमेशा हर रोज़ का एक चैलेंज होता है। और उसी वक्त आ जाती है वो प्रेशर, वो दबाव जिसमें कि शादी भी करनी है, और शादी करने की ज़रूरत जब पड़ती है तो उस समाज से जिससे उनका ताल्लुक़ हर रोज़ का है उस हिसाब से लड़की भी होनी चाहिए। और जिस जगह से वो आते हैं उस हिसाब से अगर लड़कियां उपलब्ध उन्हें वैसे माता पिता नहीं करवा पाएंगे बहू के तौर पर, तो फिर जाहिर है कि उन्हें अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। और इसीलिए एक मैट्रिमोनियल साइट, और मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी निकिता से होती है, जिनके साथ उनकी शादी भी हो जाती है साल 2019 में। और जैसे कि सब कुछ पहले होता है, सब कुछ सामान्य 2019 से 21 तक ही रहता है। और उसके बाद उनके बेटे के साथ उनकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जौनपुर चली आती हैं, और यहीं से असली जो वारदात है वो शुरू होती है। क्योंकि इस तरह के मामलों में अगर कोर्ट में मामला चला जाता है, अगर पुलिस में मामला चला जाता है, तो मान लीजिए कि इसके बाद जो फजीहत पुरुष पक्ष की होती है, भगवान ही मालिक है। 498A आईपीसी की सेक्शन, और ये एक ऐसी सेक्शन है जिसमें कि आप निर्दोष हैं जीवन भर साबित करते रहिए, ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कानून ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कानून ने ये व्यवस्था की है कि डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर का ही एक जज, फैमिली जज जो कहलाते हैं, हर सिविल कोर्ट में वो हेड करेंगे, और ज़िला में एक ही होते हैं वो, और उन्हीं के पास फैमिली मैटर्स जाती हैं। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि शादियों को तोड़ने से बचाइए। कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो कि शादियों को फाइनली सेटल करते हैं तोड़ करके, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास भी हैं जिसमें कि जज साहब परिवारों को बचा लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा कन्विंस करने से बहुत से जोड़े मान भी जाते हैं। उम्मीद भी यही की जाती है, फैमिली कोर्ट्स इसीलिए बनाई गई हैं, उन अदालतों का नाम होता है परिवार न्यायालय, ताकि परिवार बचे रहें। लेकिन इस मामले में तो जज साहब ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। कथित तौर पर मामले को सेटल करने की बात उन्होंने कही। 5 लाख रुपए, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, ये कानून ही कहता है, डाइंग डिक्लेरेशन। और ऐसे में उन जज साहिबा की आत्मा कितना कचोटती होगी। अमूमन बहुत सोच समझ करके महिलाओं को फैमिली जज बनाया जाता है, क्योंकि फैमिली को उसके वैल्यूज़ को समझने का दायित्व समाज ने उन पर ज़्यादा दे रखा है, पुरुषों से ज़्यादा। उन्होंने भी नहीं समझा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला ही फर्जी है। ये मामला एक ऐसा मामला है जिसमें वैध तरीके से एक्सटॉर्शन का मामला है ये, जिसमें कि पत्नी बच्चे के साथ मायके चली आती हैं, और उसके बाद मामला जो है वो जौनपुर में शुरू हो जाता है। अब देखिए, हैरेसमेंट नंबर 1, परिवार टूटता है, पत्नी चली जाती हैं, सामाजिक रूप से वो व्यक्ति अकेला हो जाता है, और फिर जौनपुर में मामला दर्ज कर दिया जाता है, जौनपुर की अदालत में, जहां पर कोई कंट्रोल अतुल सुभाष का नहीं था। तारीख, और उसके बाद फिर तारीख, और फिर तारीख, और हर बार बेंगलोर से जौनपुर आना है। अब देखिए इन तारीखों में होता क्या है। जो थोड़ी बहुत कानून की समझ है उसके अनुसार होता यही है कि पहले स्टेज में जो महिला है वो मांग करती है कि हमें गुजारा भत्ता तो मिलना चाहिए जब तक कि डिवोर्स नहीं हो जाता है। मामला अगर नहीं सलटता है तो फिर डाइवोर्स ही तो एक रास्ता है ना, लेकिन डाइवोर्स की प्रक्रिया के पूरा होने तक गुजारा भत्ता तो चाहिए, मेंटेनेंस तो चाहिए। अतुल सुभाष को मेंटेनेंस देने के लिए राजी कर लिया गया, 40,000 रुपये प्रति माह। मेरे एक और साथी हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाक्रम घट रही है। उनके साथ दिक्कत यह है कि वकील साहब कोई पैसे नहीं ले रहे हैं,
उनकी पत्नी से, कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, हम आपके मेंटेनेंस को इंश्योर करेंगे, वो मेंटेनेंस बढ़े वो भी हम इंश्योर करेंगे, बदले में हर महीने हम आपसे कुछ न कुछ लेते रहेंगे उसी पैसे से जो आपके पति भेजा करेंगे। आप देखिए दृश्य, वो केस कैसे ख़त्म होगा? कौन करना चाहेगा उस केस को ख़त्म जिसमें कि महीने के कुछ पैसे आ रहे हैं? जी नहीं। और पत्नी को भी लगता है कि चलिए वो पैसे दे ही रहे हैं, केस लड़ने का इंतज़ाम हो ही गया है, वकील साहब फ्री में केस लड़ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं थोड़े पैसे हमें थोड़े उन्हें मिल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मान लीजिए नए शहर में आप उस लड़के को पहुंचते हुए देखेंगे तो वहाँ वो वकील ही तो करेंगे ना। वो वकील साहब भी आखिर में क्या होता है कि सामने वाले पक्ष के साथ मिल जाते हैं और कुछ पैसे उनको भी मिलने लग जाते हैं और ये मामला चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। ये स्थिति आज की तारीख में 498A के केसेस की हो गई हैं, उत्पीड़न के केसेस की हो गई हैं, जिसमें कि कानून के जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठा करके पहले तो महिला जो लड़ लेती है वो वापस आ जाती है और पता नहीं किस तरह का भाव आता है जिसमें कि परिवार को पटरी पर लाया जाए। ऐसे मामले अमूमन मिजाज के हिसाब से कम ही महिलाओं में देखे जाते हैं। सब की सब यही चाहती हैं कि हो गया जितना होना था, अब मुझे इनसे तो छुटकारा चाहिए। और अपने आप को परित्यक्त महसूस करते हुए, पैसे देते हुए, सोसाइटी का प्रेशर झेलते हुए, सिस्टम में एक ऐसा व्यक्ति कहलाते हुए कि जिसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, पता नहीं वो कैसी मानसिकता होती होगी और उस मानसिकता को कितने लोग बर्दाश्त कर पाते होंगे और उसके बाद उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी पर कितना असर पड़ता होगा और आखिर में क्या वो व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुसाइड ही आखिरकार एकमात्र रास्ता बचता है जिसके ज़रिए वो ये सिस्टम में साबित कर पाएगा कि वो निर्दोष था, उसने कोई गलती नहीं की थी। सामान्य है पति और पत्नी का आपस में न बनना, लड़ाई होना, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है कानूनों की वजह से, उसमें पत्नी लगातार मजबूत होती चली जाती है और वो इतनी मजबूत हो जाती है कि ऐसे कई मामले हैं जो घटित हुए हैं जिसमें कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म पुरुषों ने किया है, वो मौत तक भी चला गया है। इस मामले में बार बार जजेस छोटी छोटी तारीखें दे रहे थे और मामला हमेशा जज ही तारीख देते हों ऐसा नहीं है। कोर्ट की भी अपनी एक हायरार्की होती है, उसमें जो कोर्ट क्लार्क्स होते हैं वो तय करते हैं कि अगली तारीख कब की पड़ेगी। जब तक कि अगर जज कोई स्पेसिफिक तारीख न दे रहे हों तो कोर्ट क्लार्क्स ही देते हैं, पेशकार कहा जाता है उन्हें। वो तारीख अगर मान लीजिए 20 दिन की दे देते हैं, 15 दिन की दे देते हैं, तो आप कल्पना करें कि जौनपुर से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर जौनपुर, जौनपुर से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से फिर जौनपुर, इतनी छुट्टियां देते हैं क्या प्राइवेट सेक्टर वाले? नौकरियां कैसे चल पाएंगी? सरकारी महकमे में भी क्या पत्नी से केस लड़ने के लिए छुट्टी मिलती है? जी नहीं मिलती है। और इस तरह की गुंजाइश जब नहीं बनने लगती है तो वो जो प्रेशर है वो और बिल्ड करने लग जाता है। पुरुष पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, उसी पैसे का एक हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा है, लेकिन उस गुजारे भत्ता की कहानी आपने सुनी किस तरह से वो बंदरबाट में चला जाता है। केस तो चलेगा क्योंकि केस के ख़त्म होने में न पत्नी का फ़ायदा है, न उस वकील का फ़ायदा है जो पत्नी का वकील है, न ही उस वकील का फ़ायदा है जो पुरुष का वकील है, हस्बैंड का वकील है। और ऐसे में केस तो चलेगा और वो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हर डेट पर पहुंचता है उस शहर में जिस शहर से वो अनजान है, क्योंकि कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि मामले ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर चले जहां महिला रह रही है, क्योंकि उसे ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। कानून का ये बायस क्यों, जब कानून सबको बराबर मानता है? ये प्रश्न आज की तारीख में सोशल मीडिया और तमाम फोरम्स पर डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा है कि ये जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कानून और अब तो नए कानून आ गए हैं, इन सब में इंडियन पीनल कोड से लेकर भारतीय न्याय संहिता में एक जो झुकाव है वो महिलाओं की तरफ है। सब तो बराबर हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि ओनस ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ इनोसेंट लाइज ऑन मी। गिल्टी अगर कोई अपने आप को
मान लेता है तो वो ख़त्म, उसे साबित करना पड़ेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। और ऐसे में किसी दूसरे को केवल आरोप भर लगा देने की ज़रूरत है पत्नी को, और महिला बस आरोप लगा करके निश्चिंत हो जाती हैं। यही कहानी यहाँ पर हुई। और इन्यूमरेबल इंस्टेंसेस जिसमें कि 120 दफ़े बार बार तारीखें बदलती रहीं। वो 63 पेज 63 मिनट की जो उसकी दास्तान है अतुल सुभाष की, बहुत से लोगों ने उसे छोटे छोटे हिस्सों में आपने भी देखा होगा। वो कहती है कि एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं है, जो सिस्टम से अपने आप को उस तरह से भिड़ने लायक नहीं बना पाया है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई के दम पर जितना प्राप्त किया जा सकता है वो प्राप्त करके एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बने थे अतुल सुभाष। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो उनकी प्रगति थी वो बेंगलोर पहुंचने के बाद, उस लड़की से मिलने के बाद अवरुद्ध हो गई, रुक गई। वो चाहते तो लड़ सकते थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि खुद क्यों मरे, मार ही देते। बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सब से वो चीज़ें साबित नहीं होती जो वो साबित करना चाहते थे। वो अपने बेटे के लिए, जो 4 साल का था, जो सालों से उनसे अलग था, वो एक संदेश छोड़ना चाहते थे। वो छोड़ना चाहते थे इस दुनिया को, ये कहते हुए अपने बेटे को कि मैं अपने पिता के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे लिए अपने जैसे 1000 को छोड़ सकता हूँ, यानी कि अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। और इस तरह की सोच वाला व्यक्ति जो अपने पिता के लिए, अपने फैमिली के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, उसे एक सामान्य ज़िंदगी नसीब नहीं हुई इस व्यवस्था की वजह से। अब देखिए दिक्कतें क्या हैं। 498 में अरेस्ट के बाद होता यह है कि ज़मानत बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ज़मानत केवल उस पुरुष के लिए जिसके ऊपर प्राइमरी आरोप लगते हैं, बल्कि अगर उसने आरोपी बनाया है, महिला ने पति के पिता को, पति की माता को, पति के भाई को, चाचा को, सब के सब वो अगर जेल जाते हैं तो फिर गिरफ्तारी के बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बेल प्राप्त हो। तो एक तो जो बदलाव में अब बहस हो गई है कि क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ी मांग तो यही हो रही है कि ज़मानती होनी चाहिए। 498A की धाराएं, इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। और आज कितने ही वकील खड़े हैं। आज मैं संसद में था और मैं बहुत लोगों से मुलाकात कर रहा था, उन सबों का ये कहना था। दूसरा है रिफॉर्म ऑफ द जुडिशरी। रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, सुधार बहुत ज़रूरी है। लकीर के फ़कीर बने रहने से व्यवस्था किसी भी आम आदमी का भला नहीं कर पाएगी। जज साहिबा को लगता है कि हमेशा महिला निर्दोष है। वो ऑब्जेक्टिवली क्यों नहीं देख पाती हैं? क्योंकि जो कानून है वो उस तरह से बनाया गया है। यानी कि कानून को महिला की तरफ झुकाव लेने से बेहतर होगा कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए कानून को। बहुत लोगों की ये राय है, बहुत लोगों की ये मांग है कि कानून में महिला या पुरुष की तरफ बायस क्यों, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। और ऐसे में जो सेफगार्ड्स हैं वो लिए जाने चाहिए कानून को सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें कि किसी एक जेंडर की तरफ झुका हुआ रहे कानून, इस बात की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं तो एक फेयर ट्रायल की व्यवस्था होगी। कानून केस तब तक लड़ सकता है आदमी जब तक उसे अंदर न कर दिया जाए, जेल में भेज न दिया जाए। और अगर जेल में किसी को भेज दिया जाता है तो फिर वहाँ से उसके घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। वो क्या कानून लड़े, वो क्या केस लड़ेगा? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस मौत के बाद सामने आए हैं। अतुल कश्यप पे आरोप था कि भाई आप 40,000 दे रहे हैं, हमारी ज़रूरत 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए प्रति महीना। हमें आपको मेहनत करके कमाने के बाद भी ये किस्मत नसीब नहीं है 2 लाख रुपए प्रति माह फ्री के मिल जाएं। लेकिन पत्नी को ये उम्मीद थी कि बेटे को पालने के लिए 2 लाख रुपए जौनपुर शहर में ज़रूरत है, वो मिलनी ही चाहिए। 40,000 से काम नहीं चल रहा है। ये भी थी कि उनके ऊपर हत्या के केस, पिताजी पत्नी के इसीलिए चले गए क्योंकि उनको तनाव हुआ, तो एक ऐसा मामला भी दर्ज किया गया कि इन्हीं की वजह से, तनाव से उनकी मौत हुई, जबकि वो पहले से बीमार रहा करते थे।
लेकिन वो मामला भी था। और फिर दहेज उत्पीड़न का तो मामला था ही, वो मामला जिसने कि सब कुछ बांध दिया। और ऐसे में फिर क्या ऑप्शन था? फिर ऑप्शन यही था कि आदमी बागी हो जाए और कहे कि हाँ भाई, मैं बदमाश हूँ और आपको मैं अपनी बदमाशी दिखाता हूँ, या फिर वो रास्ता पकड़ ले जिसमें कि निर्दोष साबित होने का कोर्ट से भी आगे एक रास्ता है, और वो है अपनी जान दे देने का। और उस रास्ते को उस इंजीनियर ने सुना जिसका नाम अतुल सुभाष है। अब आप देखिए कि एक मामला जो सामने इसी से जुड़ा हुआ सामने आया है। जज साहब को कहता है पति के, मैंने नौकरी छोड़ दी है तो मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा, गुजारा भत्ता जो देना पड़ता है वो बिफर पड़ते हैं। कहते हैं कैसे नहीं दे पाओगे, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। आप नौकरी पकड़े, आप नौकरी छोड़े, आपकी नौकरी छूट जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। कानून को तो इस बात से मतलब है कि अगर आदेश कोर्ट ने कर दिया तो गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा। अब ये कौन सा कानून है? कैसी स्थिति है जिसमें कि उसकी नौकरी रहे न रहे उसे गुजारा भत्ता देना है? क्या नौकरी आज की तारीख में, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में, अपने हाथ में रहना खुद अपने हाथ में है क्या? किसे पता है कि वो कल नौकरी में रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन फिर भी ये नियम बना दिया गया है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि इंश्योर ये भी करना है कि सिस्टम में मेरा चेहरा जो है वो एक बेदाग व्यक्ति के तौर पर रहे, तो मैं पैसे देता रहूं और कहता रहूं कि नहीं नहीं थोड़ी सी दिक्कत है, फिर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अंदर अंदर घुलता रहूं कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। मेरे से ज़बरदस्ती पैसे लिए जाए, बेटे से मिलने नहीं दिया जाए, उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर मध्यस्थता हो जाती है तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो गांठ तो पड़ गई, और उसके बाद कोई पत्नी आकर के फिर से वही जीवन आपको इंश्योर कर दे, ये पॉसिबल तो नहीं है। और ऐसे में बहुत से लोगों ने आज मांग की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, अब तो राज्यसभा में सांसद भी हैं, मनन मिश्रा, उन्होंने कहा है कि महिला उत्पीड़न से जुड़े कानून में बदलाव आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि जो केसेस रजिस्टर होती हैं 498A के अंदर या फैमिली लॉज के अंदर, जिसमें कि पत्नी पुरुष पर आरोप लगा रही है, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, तो उसमें प्रारंभिक जांच पहले होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच के बाद अगर असर्टेन होता है, प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया बनता है मामला, तो फिर आप FIR रजिस्टर करिए। ये सेफगार्ड बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, वरना कोई भी व्यक्ति जाता है किसी के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, वो केस रजिस्टर कर देता है, और फिर कानून ऐसा है कि पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस और गिरफ्तार करने लग जाती है। फिर आनन फानन में वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है जो बड़ी मेहनत से कोई पुरुष तैयार करता है। परिपक्वता इतनी होती नहीं है एक व्यक्ति की, ख़ास तौर पर जब वो युवा है, कि वो इन केसेस को बड़ी सावधानी से डील करे, इसके बारे में समझे, खुद कानून पढ़े। और ऐसे में जाहिर है कि वो उस ट्रैप में आ जाता है जिस ट्रैप में 9 दिसंबर की रात में अतुल सुभाष आ गए। शाम को भाई से बात की उन्होंने, बहुत सामान्य थे। रात 10 बजे अपने माता पिता से बात की, बहुत सामान्य थे, कोई हिंट नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया कि आज वो क्या करने वाले हैं। रविवार की रात, अगला रविवार अभी आया नहीं है, पिछले रविवार की बात। और उसके बाद उन्होंने एक चेकलिस्ट बना रखा था, मरने के पहले क्या क्या करना है हमें, वो तमाम चीज़ें जो हमें करनी है उसकी उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी, और वो लिस्ट एक एक करके उन्होंने पूरा किया। आखिरी के कामों में था फ़ोन में जो वो फिंगरप्रिंट होता है उसे डिलीट करना, ऑफिस का कंप्यूटर लौटाना। इतना मेथोडिकल वो व्यक्ति था कि आखिरी पेमेंट्स कहाँ कहाँ करनी है वो सब काम, उसके अलावा पेंडिंग वर्क की अलग लिस्ट, और जो काम निष्पादित कर दिए उसकी अलग लिस्ट, गाड़ी की चाबियाँ कहाँ रहनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें वो उसने लिख रखी थी, कबर्ड पे चिपका रखा था, और वो काम करता चला गया। और आखिर में जब उसने वो सुसाइड वीडियो बनाया है तो आप देखिए उसका कंट्रोल, वो व्यक्ति संजीदा है लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को संभाल रहा है, क्योंकि वो कन्विंस हो चुका है। वो कन्विंस हो चुका है कि मौत फ्रस्ट्रेशन में नहीं, मौत दरअसल निदान के रूप में वो अपना रहा है। अतुल सुभाष ने एक लाइन बोली है,
कि द सप्लाई ऑफ द वैल्यू शुड बी स्टॉप्ड, यानी कि जो पैसा मेरे से निकलता है वो मेरी ही बर्बादी के काम आता है। मैं ही कमाता हूँ, मेरे ही पैसे से पत्नी को मेंटेनेंस जाता है, उस मेंटेनेंस के पैसे से वो वकील को देती है और फिर वो वकील मेरे खिलाफ़, मेरे माँ बाप के खिलाफ़ नए नए ग्राउंड्स तैयार करता है और हमें मजबूर करता है, हम बेल पर हैं, इस स्थिति को वो बनाता है। तो पैसा मुझसे ही चलता है और मेरे ही लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो वैल्यू फ्लोज फ्रॉम मी, तो वैल्यू शुड बी स्टॉप्ड। तो वैल्यू चेन को वो स्टॉप, उन्होंने ये बात लिखी है। और आखिर में सबसे बड़ी बात, जस्टिस इज़ ड्यू। ये जस्टिस ड्यू है केवल अतुल सुभाष के ही मामले में नहीं, ये तमाम लोगों के लिए जो आज की तारीख में इस तरह के मुश्किलों से, दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ये बहुत सामान्य है, पति और पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन झगड़ों में कानून एक पार्टी बन करके महिला की तरफ से खड़ा हो जाता है, ये भी उचित नहीं है। ये बात सच है कि महिलाओं के लिए जाहिर है कि सेफगार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि अभी भी समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार की अनेकों दास्तानें आपको सुनाई पड़ती हैं। पर क्या समाज को और व्यवस्था को और कानून को ये तय नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से वो महिलाओं के लिए चिंता करता है, इन पुरुषों के लिए भी करे जो महिलाओं के कोपभाजन का शिकार होते हैं और जो अपनी जिम्मेदारियां बीच में छोड़कर ये जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, मरने के लिए बेबस हो जाते हैं। आप अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस एक घटना ने बहुत लोगों को अंदर तक झकझोरा है और ऐसे में ज़रूरी है कि कई दफ़े राजनीति से अलग होकर कुछ सामाजिक विषयों पर भी बात की जाए और ज़रूरत इस बात की महसूस की जाए कि जो सब कुछ है वो जैसे चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है और इसमें बदलाव अगर ज़रूरी है तो बदलाव होनी चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।